तो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे बीपीएससी की घटना चक्र का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो अभी तक के जितने भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन इस बुक में हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन करना चाहते हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में एक बार ज़रूर चेक करिए। हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस सारे सब्जेक्ट कवर हो गए हैं और जियोग्राफी भी कंप्लीट हो गया। तो इसमें देखिएगा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है आज का पहला, कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या है। तो पहले बढ़ता है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि बढ़ते जाता है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश। अगला क्वेश्चन दिया है कि जो राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र का कार्यक्रम है इसके अंतर्गत भारत में मानव विकास सूचकांक बनाने के लिए किसी एक घटक के रूप में नहीं लिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा। तो जो राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसके अंतर्गत अमेरिकी डॉलर में प्रति व्यक्ति वास्तविक से जो घरेलू उत्पाद है वो हो जाएगा और 77 दर होगा। जन्म पर जीवन प्रत्याशा होगा। तो इसमें पूछा है कि कौन सा नहीं लिया गया है, तो शिशु मृत्यु दर को नहीं लिया गया घटक के रूप में। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वो कौन सी आर्थिक अधिसंरचना है जो इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो आर्थिक संरचना में सड़कें आएंगी, रेलवे आएगी, ऊर्जा आएगा, शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं आएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि आर्थिक अधिसंरचना के अंतर्गत शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं आता है। इसमें आगे दिया है कि अधिसंरचना दो प्रकार की होती है, पहला भौतिक अधिसंरचना और दूसरा सामाजिक अधिसंरचना। तो भौतिक आर्थिक जो संरचना है इसके अंतर्गत क्या क्या आता है देखिएगा। तो सड़कें, बिजली, ऊर्जा, जल परिवहन, दूरसंचार इत्यादि। और सामाजिक अधिसंरचना के अंतर्गत क्या आता है, तो स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमा, आवास आदि आते हैं, जिनका संबंध मानवीय कौशल के विकास से है। इन्हें आधारभूत संरचना इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अर्थव्यवस्था में विकास होता है उसके लिए आधारभूत तत्व हैं या इनकी भूमिका आवश्यक होती है। आगे अगला क्वेश्चन दिया है, सामाजिक अधिसंरचना होता है इस किस में शामिल नहीं किया गया। तो शिक्षा में शामिल किया गया, स्वास्थ्य में, आवास में। तो तार संचार ये दूर संचार होता है, इसमें शामिल नहीं किया गया। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि जो सरकार की नीति होती है मेक इन इंडिया, इनका उद्देश्य क्या है। तो इनका उद्देश्य है नौकरशाही के ढीलापन को दूर करना, लाल फीताशाही को हटाना, विनिर्माण की लागत को कम करना, उत्पाद को प्रतियोगी बनाना। तो मेक इन इंडिया के उद्देश्य सारे हैं ABCD। तो इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन दिया है कौन सा एक जो औद्योगिक विकास इसके लिए प्रोत्साहित नहीं है। तो मेक इन इंडिया प्रोत्साहित है, जब डूइंग बिजनेस, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये सारे हैं। तो इसमें पूछा है कौन नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन दिया है कि जो पूरा ग्रामीण क्षेत्र होता है उसका प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। तो पूरा ग्रामीण क्षेत्र में नगरीय सुविधाएं APJ अब्दुल कलाम के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो पूरा होता है ग्रामीण क्षेत्र में शहरी सुविधाओं को प्रदान करना, प्रोवाइडिंग अर्बन अमेनिटीज इन रूरल एरिया का संक्षिप्त रूप है, जो दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम थे। विजन 2020 के अनुसार पूरा मॉडल की अवधारणा का प्रस्ताव लाए थे। अगला क्वेश्चन है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किस उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई थी। तो वृद्धा पेंशन योजना, स्वास्थ्य बीमा, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, ये सारे के लिए शुरू की गई थी। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त सभी। जो असंगठित क्षेत्र होता है श्रमिकों के लिए पारिवारिक पेंशन योजना, बीमा और चिकित्सा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने 23 जनवरी 2004 को सामाजिक सुरक्षा योजना प्रारंभ किया था। तो सामाजिक सुरक्षा योजना कब प्रारंभ हुआ था, 23 जनवरी 2004 को। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सामाजिक सुरक्षा योजना 23 जनवरी 2004 को प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का कौन सा अवयव नहीं है। तो जो प्रधानमंत्री हैं या PM ग्रामोदय योजना, तो इसमें
प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक स्वास्थ्य है, ग्रामीण सड़क है, सिर्फ इसमें पोषण नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये कब आया था? तो वित्तीय वर्ष 2001 से 2000 से लेके 1 के बीच में प्रारंभ हुआ था। ये पीएम ग्रामोदय योजना, जिसे पीएमजीवाई कहते हैं। इसके घटक स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, आवास, सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण ये आदि हैं। अपने आरंभ में पीएमजीवाई उपयुक्त 5 घटक ही थे। छठे ग्रामीण विद्युतीकरण को इसमें ऐड किया गया 2002 में। नीचे दिए गए जो वक्तव्य हैं दो, इसमें एक कथन है और दूसरा कारण है, तो दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसका आंसर दीजिए। तो कथन में क्या कहा है कि समकेतित जो ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, जैसे अन्य कार्यक्रमों को उतनी सफलता नहीं मिली जितनी आशा की जाती थी। तो ये बात सही है, तो कथन सही है। कारण में क्या दिया है? केंद्रीय ढांचों के कारण कार्यान्वयन अपर्याप्त रहा। तो इसका कारण ये नहीं है, ये गलत है। तो सिर्फ कथन सही है और कारण गलत है। ऑप्शन में दिया है, इसमें से दिया है कि दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए दिया, ए और दोनों सही है, तो ये गलत है। आर और ये दोनों सही नहीं है, सिर्फ ए सही है और आर गलत है। इसमें भी दोनों दिया है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होंगे। ऑप्शन सी दिया है कि ए सत्य है और आर असत्य, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कथन सही था, कारण गलत था। अगला क्वेश्चन दिया है कि जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का द्वितीय चरण है, उसको किस समय अवधि के दौरान लागू किया गया था? तो 2020 से 21 से लेकर 2024-25 के बीच में। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला दिया है कि जो IRDP है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण विकास एवं निर्धनता निवारण। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, IRDP कहते हैं, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसकी योजना कब राष्ट्रीय स्तर पर लागू हुई थी? तो अक्टूबर 1980 ईस्वी में लागू हुई थी। और IRDP द्वारा मूल रूप से गरीब परिवारों में स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने हेतु विधि अपनाई गई थी, ताकि वे उत्पादक परिसंपत्तियों के जो हस्तांतरण है उससे इतनी आय कमा सके कि निर्धनता रेखा को पार कर सके। तो इसमें इम्पॉर्टेंट यही है कि यह कब लागू हुआ था? तो ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980 ईस्वी अक्टूबर में। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजनाओं की शुरुआत किया गया था 2 अक्टूबर 1952 को। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को लागू हुआ था। इसमें इम्पोर्टेंट लाइन ये है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ करने वाला भारत विश्व का प्रथम देश है और यह 2 अक्टूबर 1952 को शुरू हुआ था। इस योजना का उद्देश्य क्या था? कि संपूर्ण ग्रामीण समुदाय के जीवन स्तर को उन्नत करना था या आगे बढ़ाना था, जो गरीबी स्तर से मुक्ति मिल सके थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था? तो 1953 ईस्वी में। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका राष्ट्रीय विस्तार सेवा का फुल फॉर्म क्या है? कि नेशनल एक्सटेंशन सर्विस है। एक्सटेंशन सर्विस अप्रैल 1953 में तैयार की गई थी और 2 अक्टूबर 1953 को इसकी शुरुआत हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया है कि पीएम श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन प्रति माह कितना मिलेगा? तो 3000 प्रति माह मिलेगा। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है? तो मनरेगा के एक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य परिसंपत्तियों का निर्माण करना, सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करना, जल प्रबंधन, ग्रामीण आय को बढ़ाना। इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य है, तो यूपी है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि चतुर्थ ग्रामीण अनुमान के अनुसार 2020-21 में भारत का गेहूं उत्पादन कुल कितना था? तो 109.5 मिलियन टन। ये डाटा जो करंट अफेयर का है, 2022 में ये री एग्ज़ाम हुआ था BPSC 67वीं का, तो इसका क्वेश्चन है। तो ये एग्ज़ाम में नहीं इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों को नहीं पढ़ना है, सिर्फ क्वेश्चन इसको ध्यान रखना है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन GS में ज़्यादा नहीं आता है। तो देखिएगा आगे क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है? तो किसी उद्यम में सरकार का अंश 60% से अधिक है, तो नहीं है। किसी उद्यम में सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों का ही सम्मिलित स्वामित्व है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। संयुक्त क्षेत्र का मतलब होता है कि सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र मिलकर कार्य करें। अगला क्वेश्चन दिया है
कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्योग को आंशिक रूप से परिभाषित करता है। तो संयंत्र और मशीनरी उपकरण में 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं हो सकता। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार है यानी कि बेरोजगार है किसमें। तो कृषि में। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय कृषि की विशेषता यह है कि इस क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक श्रम नियोजित है। छिपी बेरोजगारी अथवा प्रच्छन्न बेरोजगारी भारतीय कृषि क्षेत्र की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र के लिए शामिल नहीं है। तो बिचौलियों की समाप्ति शामिल है भूमि सुधार में। भूमि जोतों का एकत्रीकरण यानी कि एक जगह इकट्ठा करना, छोटे छोटे ज़मीनों को एक पास मिला के, सहकारी कृषि, ये सारों शामिल है। और पूछा है कि कौन शामिल नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। किसानों का मकान ऋण शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है कि जो हरित क्रांति होता है इसकी सफलता की उपलब्धता किस पर निर्भर है। तो बीजों की उच्च पैदावार किस्म पर। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हरित क्रांति 1966 इसमें एक पैकेज प्रोग्राम के रूप में शुरू किया गया था। इसमें निम्न आदानों को सम्मिलित किया गया था। बीजों की उच्च पैदावार किस्म, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, पर्याप्त सिंचाई। अगला क्वेश्चन है कि जो विभाजन है इसके कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ था। तो जूट एवं रुई उद्योग प्रभावित हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया है भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं। तो कपड़ा उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे प्राचीन और वृद्ध यानी कि सबसे बड़े स्तर पर कौन सा उद्योग है। तो कपास है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं। तो कोयम्बटूर में पाए जाते हैं। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो तमिलनाडु का कोयम्बटूर है उसमें सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने लगाए गए हैं। जो तमिलनाडु के कुल मिलों का लगभग 40% है। भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने तमिलनाडु में ही है। उसके बाद महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन दिया है कि जो मोडवेड है वो अप्रैल 2001 से कार्यान्वित होगा, यह प्रस्तावित करता है। तो किसे प्रस्तावित करता है। तो यह केंद्रीय उत्पाद शुल्क को कार्यान्वित करेगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें इम्पोर्टेंट है कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था। तो क्वेश्चन आए कि जीएसटी या वस्तु सेवा कर जिसे कहते हैं, तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि अब जो कपास उद्योग है जिन कच्चे मालों पर आश्रित होता है वे है। तो भारहास मूलक है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निर्देश दिया निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो कथन ये दिया है कि गत सदी के 80 के दशकांत तक भारतीय उद्योगों ने उपभोक्ता वस्तु उद्योगों से मूलभूत और पूंजीगत वस्तु की ओर संरचनात्मक स्थानांतरण की स्पष्ट प्रवृत्ति को परिलक्षित किया है। और कारण इसका दिया है कि इस अवधि के दौरान उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में कमी आई। तो कमी नहीं है इसलिए इसका कारण गलत है और कथन सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि कथन ए सही है और आर गलत है। अगला क्वेश्चन है कि जो भारत में कोर उद्योग है वो क्या है। तो विद्युत है, कोयला है, पेट्रोलियम पदार्थ है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है। तो अप्रत्यक्ष कर है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक संघीय जो बजट होता है 2017-18 का विशिष्ट उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं था। तो भारत को शिक्षित करना इसमें सम्मिलित नहीं था। और क्या क्या सम्मिलित था। तो भारत को रूपांतरित करना, भारत को स्वच्छ बनाना, भारत को ऊर्जावान बनाना। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत किस वर्ष रेल बजट का जो आम बजट है उसमें मिला दिया गया। तो 2017 में। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 2017 का रेल बजट है आम बजट में मिला दिया गया। वर्ष 2017 का आम बजट में ही रेल बजट को तत्कालीन वित्त मंत्री किसने प्रस्तुत किया था। अरुण जेटली के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है।
तो बिक्री कर है आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत राज्य सरकार का, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न काल में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे बड़ा स्रोत बिक्री कर था, यानी कि 1995 के अनुसार। लेकिन वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी जिसे कहते हैं 2017 में आया था। इसका सबसे बड़ा स्रोत केंद्र सरकार द्वारा दिया गया अनुदान है, राज्य सरकार को मिलता है केंद्र सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि विगत वर्षों में भारत में केंद्र सरकार का सर्वाधिक संपूर्ण व्यय किस क्षेत्र में हुआ है, तो विकास में हुआ है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है, तो भूमि राजस्व कर नहीं है, आयकर, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है, तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क को। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे क्वेश्चन कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन करना है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में एक बार जरूर चेक करिए।